अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर के अंदर हम थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस को डिस्कस करेंगे। थर्ड यानी तीसरे नंबर पर आने वाला डिफेंस सिस्टम। इसका मतलब ये है कि जब फर्स्ट और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस फेल हो जाता है तो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस सिस्टम के अंदर जो भी कंपोनेंट्स हैं वो मिलकर जोर लगा देते हैं पैथोजन को फाइट करने के लिए। और अगर ये थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस सिस्टम ही फेल हो जाता है तो डेफिनेटली उस इन्फेक्शन की वजह से डेथ अकर हो सकती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की। अगर ह्यूमन है तो ह्यूमन की डेथ अकर होगी। सो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस सिस्टम के अंदर भी कुछ सेल्स हैं और मालिक्यूल्स हैं जो मिलकर अगेंस्ट द पैथोजन काम करते हैं। सेल्स में इसमें टी और बी लिम्फोसाइट्स आ जाते हैं और मालिक्यूल्स के अंदर इसमें एंटीबॉडीज आ जाती हैं जिनका नाम आपने सुना होगा। ये पैथोजन को फाइट ऑफ करने की कोशिश करती हैं। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस जो है ये एडॉप्टिव और एक्वायर्ड इम्यूनिटी का हिस्सा है, यानी ये स्पेसिफिक है। इसका मतलब क्या है? इट डिफ्रेंशिएट बिटवीन स्पेसिफिक पैथोजन। ये एक स्पेसिफिक पैथोजन को रिकॉग्नाइज करेगा और उसको पूरी बॉडी के अंदर ये डिफेंस सिस्टम ढूंढ कर किल करने की कोशिश करेगा। सो इट इज़ वेरी स्पेसिफिक, एक ही पैथोजन को पकड़ लेता है और उसे किल करता है। और ये सिस्टम क्या है? एडॉप्टिव भी है। एडाप्टिव का मतलब क्या है कि जब भी एक्सपोजर होगा तो ये प्रोड्यूस होगी ये वाली इम्यूनिटी। एक्सपोजर के बगैर नेचुरली ये वाला इम्यून सिस्टम आपकी बॉडी के अंदर काम नहीं करता। जब कोई एक्सपोजर होगा, कोई पैथोजन एंटर होगा तो ये इम्यून सिस्टम स्टिमुलेट होता है, एडाप्टिव इम्यूनिटी स्टिमुलेट होती है और उस पैथोजन के अगेंस्ट काम करती है। सो एक्सपोजर पर ये प्रोड्यूस होती है और उसके बाद ये इम्यून सेल्स कुछ मेमोरी सेल्स में भी कन्वर्ट हो जाते हैं। मेमोरी सेल का मतलब ये है कि एक बार इम्यून हो चुका है आपकी बॉडी, एक बार इम्यून हो चुकी है किसी इन्फेक्शन के अगेंस्ट, तो सेकंड टाइम जब वो इन्फेक्शन आएगा तो क्योंकि ये बड़े स्पेसिफिक हैं उस पैथोजन को एकदम से रिकॉग्नाइज कर लेंगे क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे मेमोरी सेल्स बन चुके हैं, अब इम्यूनिटी प्रेजेंट है पहले से। तो जैसे ही सेकंड इन्फेक्शन आएगा तो उसे एकदम से किल किया जाएगा। फॉर एग्जांपल कोरोना के जो पेशेंट रिकवर हो रहे हैं तो उनमें इम्यूनिटी क्रिएट हो चुकी है, यानी मेमोरी सेल्स बन चुके हैं कोरोना के अगेंस्ट। सो दोबारा से जब भी कोरोना आता है तो उन्हें कोई सिम्टम अपीयर नहीं होता क्योंकि एकदम से ये मेमोरी सेल उस कोरोना वायरस को किल कर देते हैं। सो दैट्स हाउ द एडाप्टिव इम्यूनिटी वर्क्स। सो इसमें टी सेल और बी सेल्स मिलकर काम करते हैं और इसकी दो टाइप्स हैं, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी एंड ह्यूमरल इम्यूनिटी। यानी ऐसी इम्यूनिटी जो सेल्स प्रोवाइड करते हैं उन्हें सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी बोलते हैं और ह्यूमरल इम्यूनिटी ऐसी इम्यूनिटी जो इसमें एंटीबॉडीज़ की वजह से होती है उन्हें ह्यूमरल इम्यूनिटी बोलते हैं। ह्यूमर निकला है फ्लूइड से, यानी प्लाज्मा पोर्शन के अंदर जो इम्यूनिटी प्रेजेंट होती है और प्लाज्मा में डेफिनेटली प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं, एंटीबॉडीज़। सो उनकी वजह से जो इम्यूनिटी होती है वो ह्यूमरल होती है। आज के इस लेक्चर के अंदर हम सिर्फ सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को डिस्कस करेंगे। ओके, सो सेल मीडिएटेड जो इम्यूनिटी है इसका एक्शन कंट्रोल होता है बाय टी सेल्स। टी लिम्फोसाइट्स ऐसे सेल्स होते हैं जो कि सेल मीडिएटेड, यानी ये सेल्स हैं तो ये सेल्स मिलकर इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, अगेंस्ट द पैथोजन काम करते हैं। और टी सेल्स इन्हें क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये एक तो बोन मैरो में सारे वाइट ब्लड सेल सिंथेसाइज होते हैं, तो ये बोन मैरो में सिंथेसाइज होने के बाद थाइमस ग्लैंड के अंदर मेच्योर होते हैं। सो टी का वर्ड थाइमस से निकला है, सो थाइमस प्रोड्यूसिंग सेल्स होते हैं ये। सो थाइमस के अंदर ये मेच्योर होते हैं। फर्दर टी सेल्स की 4 टाइप्स हैं। मोस्टली हम 2 टाइप्स कहते हैं लेकिन एक्चुअल में 4 टाइप्स हैं। हर टाइप का फंक्शन क्या है अभी हम देखते हैं। टी हेल्पर सेल, हेल्पर नाम से जाहिर है ये हेल्प कर रहे हैं बाकी सेल्स की टू स्टिमुलेट द इम्यूनिटी, यानी बाकी सेल्स को ये हेल्पर सेल सिग्नल भेजते हैं कि फलां एजेंट आ चुका है बाहर से, इसे किल करना है। सो ये हेल्प करते हैं दूसरे सेल्स की। सो टी हेल्पर सेल्स। सेकंड टाइप के टी सेल्स कौन से हैं? टी किलर सेल्स और साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। नाम से जाहिर है इनका काम क्या है? सेल्स को किल करना, पैथोजेंस को किल करना, यानी ऐसे सेल्स जिनमें पैथोजन प्रेजेंट हैं उनको किल करने का काम टी किलर सेल्स का है, या समटाइम डायरेक्टली पैथोजेंस को भी ये किल करते हैं। फिर आ जाते हैं टी सुप्रेसर सेल्स। सुप्रेसर यानी इनका एक्शन क्या है? इनका काम क्या है? इम्यूनिटी के एक्शन को कम करना, यानी अब पैथोजन ख़त्म हो चुका है, इन्फेक्शन फिनिश हो चुका है। सो इनका काम क्या होता है? सिग्नल भेजना कि इन्फेक्शन ख़त्म हो चुका है, अब अपनी मल्टीप्लिकेशन बंद कर दो, ज़्यादा इम्यूनिटी की अब ज़रूरत नहीं है। इम्यूनिटी को डाउन करना टी सुप्रेसर सेल्स का काम है। फिर आ जाते हैं टी मेमोरी सेल्स। जैसा कि मैंने आपको बताया कि टी किलर सेल्स टी मेमोरी सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं कुछ, और ये पूरी बॉडी में घूमते रहते हैं कुछ अरसे तक, 10 साल तक, बाज़ औक़ात पूरी लाइफ टाइम के लिए भी इम्यूनिटी में ये मेमोरी सेल्स पड़े रहते हैं। सो इनका काम क्या होता है कि जब भी सेकंड टाइम वो इन्फेक्शन आएगा तो ये उसे एकदम से रिकॉग्नाइज करके किल कर देंगे, यानी दोबारा से ये प्रोसेस इनिशिएट होने की ज़रूरत नहीं है। ये मेमोरी रखी होती है इन्होंने और ये एकदम से किल कर देते हैं।
ओके, हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स होते हैं उन्हें हम सेल्फ सेल कहते हैं, यानी जो हमारी बॉडी के अपने सेल हैं, और जो बाहर से आते हैं उन्हें हम नॉन सेल्फ कह सकते हैं। बाहर से सेल भी हो सकते हैं और कुछ मालिक्यूल्स भी हो सकते हैं, पैथोजन यानी टॉक्सिन, एलर्जेंस और साथ में वायरसेस। सो बाहर से आने वाले एजेंट्स नॉन सेल्फ होंगे और हमारी बॉडी के अपने सेल सेल्फ होंगे। हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम सेल्फ सेल को कैसे रिकॉग्नाइज करता है? वो ऐसे रिकॉग्नाइज करता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं उनकी सरफेस के ऊपर कुछ मॉलिक्यूलर मार्कर्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको रिकॉग्नाइज करके हमारा इम्यून सिस्टम समझता है कि ये हमारी बॉडी के अपने सेल्स हैं, इन्हें कुछ नहीं करना। क्लियर हो गया? यानी हमारी बॉडी की जो सेल्स हैं उनकी सरफेस के ऊपर कुछ मार्कर्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ रिकग्निशन पैटर्न्स होते हैं, जिन्हें हमारी बॉडी के इम्यून सेल रिकॉग्नाइज करते हैं कि ये हमारा अपना बंदा है, इसे किल नहीं करना। सो उन मार्कर्स, दो टाइप के मार्कर्स होते हैं। एक क्या है? MHC1, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स 1, स्पेसिफिक टाइप की ये प्रोटीन्स होती हैं, और दूसरे मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स टाइप 2। ये दो टाइप के मार्कर्स होते हैं जो हमारी बॉडी के सेल्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। MHC1 जो है ये हमारी बॉडी के हर सेल के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, जितनी भी टाइप के सेल्स हैं उन पर प्रेजेंट होते हैं एक्सेप्ट रेड ब्लड सेल्स। नाउ क्वेश्चन अब राइज होता है कि रेड ब्लड सेल्स के ऊपर ये मार्कर प्रेजेंट नहीं है, तो रेड ब्लड सेल्स को इम्यून सिस्टम किल क्यों नहीं करता, क्यों रिकॉग्नाइज करता है कि ये रेड ब्लड सेल्स भी हमारी बॉडी के अपने सेल्स हैं? तो उसका आंसर ये है कि रेड ब्लड सेल्स की बॉडी के ऊपर एक और रिकॉग्निशन पैटर्न, एक और मार्कर्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें CD47 कहा जाता है, जिसकी वजह से इम्यून सेल्स उन्हें रिकॉग्नाइज करते हैं कि ये हमारी बॉडी के अपने सेल हैं। एनीवे, जितने भी सेल्स हैं उनके ऊपर MHC1 मार्कर प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के इम्यून सेल उन सेल्स को किल नहीं करते। फिर MHC2 जो मार्कर्स हैं ये इम्यून सेल्स पर प्रेजेंट होते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम मैक्रोफेजेस, डेंड्रिटिक सेल्स, B सेल्स एंड T सेल्स। सो 4 टाइप ऑफ सेल्स पर ये प्रेजेंट होते हैं। सो कौन कौन से सेल्स पर ये प्रेजेंट होते हैं? मैक्रोफेजेस, डेंड्रिटिक सेल्स एंड B एंड T सेल्स के ऊपर MHC2 मार्कर प्रेजेंट होते हैं। इसका भी एक बेनिफिट होता है जो अभी आपको क्लियर हो जाएगा कि MHC2 यहाँ पर क्यों है, MHC1 यहाँ पर क्यों है। बेनिफिट ये होता है कि MHC1 के साथ जब कोई बाहर का एंटीजन अटैच हो जाता है तो उसका मतलब ये होता है कि ये सेल कंप्रोमाइज़ हो चुका है, ये सेल इन्फेक्ट हो चुका है, इस सेल को डिस्ट्रॉय करना है। अगर वही एंटीजन MHC2 के साथ अटैच होता है तो इसका मतलब ये होता है कि ये एजेंट एंटर हो चुका है, इसे ढूंढो और मारो। उस सेल को नहीं मारना, उस एजेंट को ढूंढ कर मारना है। सो हमारी बॉडी के जितनी भी सेल हैं उनकी खुसूसियत ये होती है कि जब भी वो इन्फेक्ट होते हैं, सपोज वायरस एंटर हो चुका है या कैंसर हो चुका है, तो यहाँ से कुछ पोर्शन उस वायरस के या कैंसरस पोर्शंस के यहाँ पर MHC1 के साथ एक कम्प्लेक्स बना देते हैं, यानी यहाँ पर आकर प्रेजेंट कर देते हैं कि ऐसा एजेंट हमारी बॉडी के अंदर कोई इंटर हो चुका है, हमारी बॉडी यानी सेल के अंदर इंटर हो चुका है, इसे रिकॉग्नाइज करो और इस सेल को किल कर दो। सो ऐसे सेल्स जिनके ऊपर MHC1 के साथ जब कोई पोर्शन ऑफ एंटीजन अटैच हो, इसका मतलब ये होता है कि इस सेल को किल करना है क्योंकि ये इन्फेक्टेड हो चुका है। जबकि MHC2 के साथ अटैच हो तो उसका मतलब ये है कि इस एजेंट को ढूंढना है और बाकी सेल्स को रिकॉग्नाइज करना है। अभी आपको क्लियर हो जाएगा। सो मैकेनिज्म की तरफ चलते हैं। ये एक पैथोजेन है, सपोज वायरस है, हमारी बॉडी के अंदर एंटर हुआ है। T सेल्स मोस्ट ऑफ द टाइम वायरस को डील कर रहे होते हैं और कैंसर सेल्स को डील कर रहे होते हैं। सम टाइम बैक्टीरिया भी जो कि सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं या पैरासाइट जो सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। सो पैथोजेन इंटर हुआ, वायरस। सो इननेट इम्यूनिटी तो डेफिनेटली काम कर रही है ना। इननेट इम्यून सेल्स क्या करते हैं, उस वायरस या पैथोजेन को रिकॉग्नाइज करके मैक्रोफेज फैगोसाइटोसिस कर रहे होते हैं, ईट करते हैं। डेंड्रिटिक सेल्स हो गए, मैक्रोफेजेस हो गए, ईट करते हैं। ईट करने के बाद इनकी सरफेस के ऊपर MHC2 मार्कर प्रेजेंट होता है, तो ये छोटे छोटे पीसेस में उस पैथोजन को डिग्रेड कर। अब ये छोटे छोटे पीसेस में से कुछ पीस जो है MHC2 मार्कर के ऊपर अटैच कर देते हैं पैथोजन का, यानी ये बताते हैं कि ये पैथोजन इंटर हो चुका है बॉडी के अंदर, अब इसका कुछ करो। ठीक है। सो क्योंकि इननेट इम्यून सिस्टम इतना बड़ा तो नहीं है ना, सारे पैथोजन को अचानक से किल नहीं कर सकता। सो इसका काम क्या है कि बाकी सेल्स को भी अपने साथ जोड़ना ताकि उस इन्फेक्शन के अगेंस्ट आसानी से हम काम कर सकें।
यहाँ पर एंटीजन जो है वो प्रेजेंट हो रहा है। हम इन्हें एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल भी बोलते हैं, मैक्रोफेजेस और डेंड्रिटिक सेल्स। ये एंटीजन को प्रेजेंट करते हैं कि हियर इट इज़, इसके अगेंस्ट कुछ करो आप। इसके अगेंस्ट किसने काम करना है? टी हेल्पर सेल्स और साइटोटॉक्सिक टी सेल्स और बी सेल्स ने काम करना है मिलके। यहाँ पर एंटीजन MHC2 कम्प्लेक्स बन चुका है, जिसको रिकॉग्नाइज करने का काम क्या है? टी हेल्पर सेल्स का। टी हेल्पर सेल्स क्या करते हैं? आते हैं इस एंटीजन MHC2 कम्प्लेक्स के साथ अटैच होते हैं और एक्टिवेट होते हैं। यहाँ पर ये फिनोमेना हम देखते हैं, ये मैक्रोफेज है, इसने ईट किया था पैथोजन को और उसका कुछ हिस्सा यहाँ पर प्रेजेंट किया कि ये पैथोजन बॉडी में एंटर हो चुका है। टी हेल्पर सेल्स आते हैं, उस एंटीजन पोर्शन को रिकॉग्नाइज करते हैं और ये एक्टिवेट हो जाते हैं। अब टी हेल्पर सेल का काम क्या है? दूसरे सेल्स को सिग्नल सेंड करना। टी हेल्पर सेल्स दूसरे सेल्स को सिग्नल सेंड करना शुरू कर देते हैं। दूसरे सेल्स में मैक्रोफेजेस, डेंड्रिटिक सेल्स वो भी आ जाते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम बी सेल को सिग्नल सेंड करते हैं कि एंटीबॉडीज़ बनाओ। कैसे बनानी है ये नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे। और साथ में साइटोटॉक्सिक टी सेल को भी सिग्नल सेंड करते हैं कि ये एंटीजन आ चुका है, इसके अगेंस्ट काम करो और इस एंटीजन से इन्फेक्टेड सेल्स को किल करो। ठीक है। टी हेल्पर सेल्स ने सिग्नल सेंड किए, साइटोकाइन सिग्नल्स गए टी किलर सेल्स के पास। टी किलर सेल्स ने क्या किया? अपने आप को मल्टीप्लाई करना शुरू कर दिया, बहुत सारी नंबरिंग की ताकि पूरी बॉडी में घूमे फिरें और देखें जहाँ जहाँ पर भी वो पैथोजेनिक इन्फेक्टेड सेल्स हैं उन सेल्स को किल किया जा सके। यहाँ पर ये मल्टीप्लाई होते हैं और साथ में कुछ सेल्स मेमोरी सेल भी बनते हैं नेक्स्ट टाइम के लिए। यहाँ पर साइटोटॉक्सिक टी सेल्स घूमते हैं, बहुत सारी नंबरिंग हो चुकी है, बॉडी में घूमते हैं। ऐसे जितने भी सेल जिनके अंदर वायरस एंटर हुआ है वो MHC1 के साथ वायरस के कुछ पार्टिकल को प्रेजेंट कर देते हैं। ये बड़े फ़ायदे की बात है। अगर ये सेल इस वायरस को प्रेजेंट ना कर सकें तो वायरस कभी भी पहचाना ना जा सके और किल ऑफ हो जाए। एड्स के केस में बहुत सारा हम देखते हैं कि इस तरीके से वायरस बच जाता है। यहाँ पर जो बॉडी सेल्स हैं वो क्या करते हैं? वायरस जब मल्टीप्लाई कर रहा होता है तो उसके कुछ पोर्शंस को MHC1 जो कम्प्लेक्स है उसके साथ बाहर भेज देते हैं, सेल से बाहर भेज देते हैं, वहाँ पर अटैच कर देते हैं। अब साइटोटॉक्सिक टी सेल्स क्योंकि इस पोर्शन को रिकॉग्नाइज कर सकता है, जैसे ही आता है यहाँ पर देखता है तो समझ जाता है ओहो इस घर के अंदर तो वायरस एंटर हो चुका है, ये सेल तो इन्फेक्ट हो चुका है, इस सेल को अब किल करना है। साइटोटॉक्सिक टी सेल्स के पास अंदर कुछ साइटोटॉक्सिक सेल्स के अंदर कुछ टॉक्सिक मटेरियल प्रेजेंट होते हैं। वो टॉक्सिक मटेरियल रिलीज़ करता है ऑन टू द सेल, उस सेल्स के ऊपर रिलीज़ होते हैं, वो सेल डिस्ट्रॉयड होता है। ये बॉडी सेल है, ये डिस्ट्रॉय हो जाता है और जब ये सेल डिस्ट्रॉय होगा तो पैथोजन एक्सपोज हो जाएगा, साथ में पैथोजन भी मर जाएगा और सम टाइम उस पैथोजन के अगेंस्ट फिर एंटीबॉडीज़ काम करेंगी। साइटोटॉक्सिक टी सेल्स का काम क्या है? ऐसे सेल जो इन्फेक्ट हो चुके हैं उनको किल करना। ये सेल्स वायरस से इन्फेक्ट हो सकते हैं, पैरासाइट से इन्फेक्टेड सेल हो सकते हैं, बैक्टीरिया से इन्फेक्टेड सेल हो सकते हैं, कैंसरस सेल्स हो सकते हैं। ये सारा मैकेनिज्म इसी तरीके से चल रहा होता है। दैट इज़ हाउ द एडाप्टिव इम्यूनिटी प्रोड्यूस। इस तरीके से एडाप्टिव इम्यूनिटी जनरेट होती है और कुछ सेल्स मेमोरी सेल्स बन जाते हैं। नेक्स्ट टाइम जैसे ही ये पैथोजन आएगा तो ये मेमोरी सेल्स काफ़ी मिकदार में हैं। अब ये पूरा मैकेनिज्म स्टिमुलेट करने वाला नहीं होना, अचानक से ये मेमोरी सेल उस पैथोजन को रिकॉग्नाइज करेंगे और किल कर देंगे। होपफुली आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि एंटीबॉडी इम्यूनिटी या ह्यूमरल इम्यूनिटी क्या है, कैसे एंटीबॉडी पैथोजन के अगेंस्ट काम करती हैं। और टी सेल हमने सिंपली देख लिया, ऐसे सेल्स को किल करता है टी सेल्स जो कि इन्फेक्टेड हो चुके हैं पैथोजन से। दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।